सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़ज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। पीटीआई और हुकूमत में जो मुज़ाकरात के 2 दौर हो चुके हैं, अब तीसरा दौर जो है वो मुज़ाकरात का 16 तारीख को होना है और इसके हवाले से भी अजीबोगरीब सी राय दोनों तरफ से आ रही है, क्योंकि पीटीआई के जो दोस्त भाई हमारे प्रोग्राम में आते हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि जी हुकूमत वाले संजीदा नहीं है, वो सीरियस नहीं है, वो टाइम बाय करना चाहते हैं, वो मुज़ाकरात के हवाले से बिल्कुल संजीदगी का इजहार नहीं कर रहे, क्योंकि हुकूमत की जानिब से किसी की राय डिफरेंट आ रही है, कोई बहुत अच्छे तरीके से माहौल को ठंडा रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर काफ़ी गर्म बयानबाजी करने वाले लोग भी मौजूद हैं जिनकी कोई ना कोई बयान आ जाता है और फिर एक डाउट की फ़ज़ा जन्म लेती है कि शायद हुकूमत संजीदा नहीं है, जो कि पीटीआई का मौक़िफ़ है। और हुकूमत की जानिब से भी इसी किस्म का कोई मौक़िफ़ सामने आता है, इसी किस्म की राय का इजहार किया जाता है कि शायद पीटीआई वाले संजीदा नहीं, क्योंकि मुतालिबात तहरीरी शक्ल में कहा कि तहरीरी मुतालिबात पेश किए जाएँ, लेकिन पीटीआई तहरीरी मुतालिबात पेश नहीं कर रही है। अच्छा, इस हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं मुज़ाकरात से नाउमीद हैं, उनको किसी किस्म की उम्मीद नहीं है, बल्कि वो ढके छुपे अल्फाज में, बल्कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी नहीं, डायरेक्टली वो कह चुके हैं अपनी पार्टी से कि ज़रा होशियार रहिएगा, क्योंकि जो पीटीआई वाले उन पे किसी की तरह का ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। वो 100% उनको मशकूक समझते हैं और हुकूमत को वो तंबी करते रहते हैं कि ज़रा ध्यान रखिएगा। इस हवाले से जो अभी सिचुएशन है, सूरत हाल है, ये ऊँट किस करवट बैठता है, पीपल्स पार्टी का इसमें क्या किरदार हो सकता है, क्या निकलेगा मुज़ाकरात की पटारी से, बड़ा जल्द मेरे घर से पता चल जाएगा। और फिर 17 तारीख को जो फैसला आना है उस हवाले से पीटीआई वालों की क्या उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इन सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब स्टूडियोज़ में। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और कादिर मंदोखिल साहब भी हमें ज्वाइन करें, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मंदोखिल साहब, आपकी इजाज़त से मैं ज़रा हुमायूं मोहम्मद साहब से शुरू करना चाहूँगी। 2 दौर हो चुके हैं मुज़ाकरात के। पीटीआई वाले कहते हैं कि हुकूमत संजीदा नहीं है, हुकूमत आप लोगों के हवाले से बातें करती है कि आप लोग तहरीरी मुतालिबात नहीं दे रहे हैं तहरीरी शक्ल में, तो क्या वजह है कि मुतालिबात क्यों नहीं दिए जा रहे, इसमें इतनी स्टबन पॉलिसी, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि जब मैं कोई चीज़ तहरीरी जब आप मुझसे मांग रही हैं ना, तो मुझे उस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए मुझे जाके अपने लीडर से मुज़ाकरात करने पड़ेंगे और मुझे उनको बताना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बाहर ये हो रहा है, ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, ये स्टेक्स हैं, ये सारी चीज़ें हो रही है। उसके लिए हम 6-7 पॉलिटिकल माइंड्स जो होंगे, हम जाके उनके साथ बैठेंगे और 5-10 मिनट नहीं, 4-5-6 घंटे होंगे, क्योंकि हर एक आदमी का एक डिफरेंट तरीका होता है चीज़ देखने का। ठीक है, वो कहते हैं ना, देयर इज़ मोर देन वन वे ऑफ स्किनिंग अ कैट, तो वो आपको बताते हैं। फिर उनकी बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उनकी बेसिस पे इमरान खान कोई चीज़ें कहेगा कि यार ये इस तरह होनी चाहिए, इस तरह होनी चाहिए, फिर उसको हम डिस्कस करके इन राइटिंग फॉर्म में लेकर आएंगे और उसूलन उसको दोबारा जाके इमरान खान को दिखाना चाहिए कि ये सब कुछ हो गया, ये हमने लिख लिया, डू यू एग्री विद दैट। सो ये 3-4 ऐसे टू एंड फ्रो बिटवीन इमरान खान एंड जो की है, जो हमारी वो ये टॉक्स के लिए जो है मुज़ाकरात की जो कमेटी है, उन सारों को जाके ये चीज़ करना चाहिए, प्रॉपर तरीका है, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है, ये मुल्क की साल्वेशन की बात है, तो उसके लिए इस तरह होना चाहिए। अब इस वक्त एज ऑफ नाउ मैं आपको बता देता हूँ कि 16 तारीख को जो हमारी 3rd सिटिंग है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इन राइटिंग जो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड्स है वो हम दे रहे हैं। उस इन राइटिंग के डिमांड्स में हमारा एक ये होगा कि जो हमारा पॉइंट है कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट कमीशन एक बनाया जाए, जुडिशल कमीशन, जो कि 9 मई को और 26 नवंबर को देखे। ठीक है, वो ये आपका पहला बड़ा मुतालबा है। ये हमारा मुतालबा है। उस पे हम उनको एक टाइमलाइन देंगे कि जो नेक्स्ट मीटिंग है, जो चौथी मीटिंग होगी, उसमें गवर्नमेंट को इसके साथ एक स्ट्रैटेजी के साथ आना चाहिए कि हम इस तरीके से ये कमीशन बनाएंगे। उसमें 2 या 3 तरीके हो सकते हैं, या आप जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं उनको ले लें, और या फिर आप मिल के कोई 1-2 जजेस के ऊपर, 3 जजेस के ऊपर आप फैसला कर लें कि यार ये है, लेकिन उसके अंदर नेक नियति होनी चाहिए कि हम यहाँ पे आके कर लेंगे। अच्छा, उसमें इट शुड नॉट क्रॉस 31st of January, दैट 4th मीटिंग शुड बी बिफोर 31st of January, जिसके लिए हम 2 हफ्ते इनको दे रहे हैं। ठीक है, उन 2 हफ्तों के अंदर अंदर आके हमें ये कह दे कि ये प्लान है।
अगर ये वो नहीं शो कर सकते और या फिर 31 जनवरी के बाद करते हैं, सो टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विल विदड्रॉ फ्रॉम नेगोशिएशंस। वो नेगोशिएशंस वो मज़ाकरात को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि फिर हमारे लिहाज से ये लोग मजाक कर रहे हैं, मज़ाकरात नहीं करना चाह रहे। दैट इज़ व्हाट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। मंदोखेल साहब, आपके नॉलेज के मुताबिक ये वाकई मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहे? वो पंजाबी पता नहीं, आप कराची में तो आप पंजाबी पता नहीं समझ पाते कि नहीं, हमारे पंजाब में कहते हैं गोंगलू से मिट्टी झाड़ना। मैं ज़रा उर्दू में कह देती हूँ, तो जो क्योंकि मैं भी शायद उसको पंजाबी में पूरी तरह से नहीं बोल पा रही, गोंगलू से मिट्टी झाड़ना वाकई आपको लगता है कि हुकूमत वाले भी सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, टाइम बाय किया जा रहा है, या वाकई ये PTI वालों का मौक़िफ़ सही है? वैसे घुंघरू की बजाय अगर पहाड़ चाटना शुरू कर दे तो उसमें भी एक पाकिस्तान का जो कौमी जानवर जो है ना वो पत्थर चाट के अपना गुजारा करता है उसमें, तो वो ज्यादा बेहतर होता। ये जो मोमन साहब बता रहे कि 100 हम राइटिंग देंगे, ये जो 70,000 फुट बुलंदी पे जट जा रहा है इनका चल रहा था, वो तो 2 जनवरी को एयरपोर्ट पे आना था रनवे पे और नहीं दिया उन्होंने। फिर जिस तरह मोमन साहब बता रहे, मैंने तो जो टीवी पे सुना उमर अयूब साहब को दूसरे को, उन्होंने कहा खान साहब ने बोला कि तीसरी मीटिंग जो है ना अगर कमीशन नहीं बनाए तो आखिरी होगी। यहाँ मोमन साहब बता रहे कि चौथी भी होगी और उसके बाद 31 जनवरी भी होगा। मैंने तो जो मीडिया पे सुना उन्होंने कहा कि तीसरी हमारी आखिर होगी अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनाए, और फिर उसके बाद ये कहता है मजीद हम मीटिंग करेंगे। तो मेरे ख्याल में अब मेरी जहाँ तक नॉलेज है या मैंने इनकी जबानी सुनी है मुख्तलिफ रहनुमों की, तो मुख्तलिफ बात है। फिर जो मोमन साहब बात बता रहे कि हम 4-5 घंटे लेंगे अपनी चेयरमैन से मुज़ाकरात करने के लिए, भाई चेयरमैन से तो मुज़ाकरात नहीं होते, चेयरमैन से तो हिदायत लेते हैं लोग। तो आप 4-5 घंटे में कितनी हिदायत लेंगे? हिदायत तो 2 मिनट में होती है, और वो खान साहब ने बगैर मुलाकात का आप लोगों को कह दिया है कि जाओ भाई मुज़ाकरात करो और तीसरा राउंड आखिरी होगा और जुडिशल कमीशन हमारी शर्त है। फिर इसके बाद क्या आपने राइटिंग देना था? तो ये सारी चीजें इनकी कंफ्यूजन ये है मेरे ख्याल में। मुज़ाकराती कमेटी को और इनके लोगों को सबको जेल के अंदर जो है 1 कमरे 2 कमरे दे दे, वहां ये बराबर वाले कमरे में खान साहब से पूछ के फिर आके बता दे, वो जाके हुकूमत से पूछे फिर आप बता दें, इस तरह कर देंगे। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। इनके जो मुतालबात है वो नामुमकिन है। लिख लो डॉक्टर फिजा पेन से, कादिर खान मंदोखेल आपको कह रहे हैं इनका मर्जी के जजेस के ऊपर जुडिशल कमीशन नामुमकिन है। अवल तो जरूरत नहीं है बैसियत कानून के तालिब इल्म कि कहीं अबहम हो तो वहाँ कमीशन बनता है। फिर मनपसंद जजेस पे, टॉप 3 जजेस पे वो नामुमकिन है। और प्लस ये जो इनकी जो साबिक तर्जुमान थे या मौजूदा उनकी वो कौन सी कमेटी का चेयरमैन है रऊफ हसन साहब, वो कहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए खान साहब और रियाम को रिहा कर दो। आप मुझे बताओ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के इख्तियार मैं ये कहूंगा थोड़ा सख्त अल्फाज पाकिस्तान में किसी के बाप के पास भी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब आपकी बातें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मंदोखेल साहब 1 मिनट, हुमायूं साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। उन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया है कि एग्जीक्यूटिव डिसीजन के लिहाज से उन्होंने कहा है कि ये अपने मेरिट पे इनको वो होगा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हम नहीं मानते। रऊफ हसन साहब ने कहा 2 दिन पहले, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कल की बात बता रहा हूँ, कल जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है। संडे को मुलाकात हुई है इमरान खान के साथ। इमरान खान ने कहा, देखिए सबसे पहले बात यह है कि अनपढ़ों की मुलाकात 5 मिनट की होती है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ज़रा लंबी बात करते हैं, वो समझते बूझते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि ये चीज़ है, ठीक है ना। जायलों की लंबी होती है, पढ़े लिखे के 2 मिनट की होती है। नहीं सर जी नहीं, पढ़े लिखे ज़रा मुख्तलिफ एंगल से देखते होते हैं, अनपढ़ जाहिल नहीं समझते, पढ़ा लिखा तो 1 मिनट में समझा भाई ये बात करो खत्म बात, और क्या डिस्कस करना है। फिर वही बात है ना, तभी तो वो विल में और वोट में बड़ा फ़र्क है। विल में कोई बन जाए और वोट लेकर बन जाए, बड़ा फ़र्क है। चले सर बहस खत्म करते हैं, क्योंकि वकील मेरी नजर में वकील भी पढ़े लिखे, डॉक्टर भी बहुत पढ़े लिखे होते हैं, समझने के लिए एक लम्हा, ठीक है ना। मैं कुछ और कह जी, आप क्या कह रहे हैं जरा वजाहत कर। कुछ नहीं, मैंने कहा वो समझ गए। जी जी मंदोखेल साहब आप समझ गए कि डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे, ताकि हम आगे चलें। फिर मैं यहाँ समझाऊं समझने के लिए तो 1 लम्हा भी काफी है, और न समझने के लिए तो 1 सदी भी जो है ना कम आए, तो ये नहीं समझेंगे तो 4-5 घंटे भी कम आएंगे, यानी पूरी सदी इंतजार करना पड़ेगा। मुझे तो लग रहा है यही है कि ये ट्रम्प की 20 मार्च आपने तो बात ही खत्म कर दी मंदोखेल साहब, पूरी सदी तो कोई हम में से नहीं जीने लगा। ये होता है ना डॉक्टर फिजा जी जी, पहले ट्रम्प प्रेशर डलवा के ये इमरान खान को रिहा करेंगे, हाँ
आजाद करेंगे, फिर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के फिर पाकिस्तान को अमेरिका से आजाद करेंगे, इनकी पॉलिसी है। अच्छा सर, ये जो इसी बात को आगे लेके चलूँगी डॉक्टर साहब, अमेरिका के हवाले से आपके मुखालिफिन बड़े ताबड़तोड़ हमले करें, दबा दबा के तंज करें, तुंदो तेज़ नश्तर बरसारें तनकीद के, तंज के, कि जिस अमेरिका को आप लोगों ने आंखें दिखाई वो सिर्फ अमेरिका से उम्मीदें लगा दी हैं। अमेरिका से वाकई इतनी उम्मीदें हैं? देखिए ऐसा होता है कि इसको हवा बना दिया गया। इस तरह है, दुनिया में जब हुकूमतें बदलती हैं तो वो अपनी पॉलिसीज़ लेकर आती हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब डेमोक्रेट से तो वो लड़ाइयों का करते थे, रिपब्लिकन आए, उन लोगों ने अपने आप को मुख्तलिफ मुल्कों से बाहर निकाला। ट्रम्प ने निकाला, उसने अफगानिस्तान से निकाला, सीरिया से बाहर निकाला। ये हर एक की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। फिर बाज़ ऐसे लोग होते हैं कि वो मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर रिजीम चेंज के अंदर इंटरफेयर करते, और ये अमेरिका की ख़ास तौर पे डेमोक्रेट्स की ये बहुत ज़्यादा आदत थी कि वो रिजीम चेंज करते थे। उन्होंने हर जगह पे किया है, बहुत सारी जगहों पे रिजीम चेंज उन लोगों ने की है। ठीक है, उसको ट्रम्प रिवर्स कर रहा है, सारी चीज़ों को रिवर्स कर रहा है। यहाँ इनको पसूड़ी लग गई है क्योंकि ये रिजीम चेंज की वजह से आए हैं, और अब इनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। क्यों? सिंपल सी बात ये है, जैसे विकीलीक्स आई थी जिसमें कहा गया था कि आप लोग ड्रोन हमले करते रहो, हम यहाँ से शोर मचाते रहेंगे। उसी तरीके से अगर किसी वजह से आपकी बात है, हाँ वो अच्छी बात है, मुस्कुराना भी चाहिए। अगर किसी वजह से लेट्स से यहाँ पे जो एम्बेसडर है, अमेरिकन एम्बेसडर है, अगर उनकी चीज़ें लीक हो गई किसी भी वजह से, फर्ज करें लीक हो गई, तो वो पता चल जाएगा उन्होंने किन किन से क्या क्या मुलाकातें की थी 2021 के आखिर में, 2022 के शुरू में, और किस तरीके से ये सारा कुछ हुआ था। देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, उसमें इनको समझ नहीं आ रही कि हाउ वुड दे सेव देमसेल्व्स। ये जो पूरे अवाम को झूठ बोलते रहे हैं थ्रू आउट, ठीक है, इंक्लूडिंग 190 मिलियन पाउंड का जो झूठ बोलते आ रहे हैं, इनको समझ नहीं आएगी। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग 17 को, क्या होने जा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से एक गलीज तरीन केस था इद्दत केस, ये उसी तरीके का गलीज तरीन केस है। इसका जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो जब भी होता है, वो होता है जब आप कोई पैसा पकड़ते हैं और आप उसको डिक्लेयर करते हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है, तो वो प्रोसीड ऑफ क्राइम होता है। ठीक है, ये वो चूंकि लॉयर है, वो मुझसे ज़्यादा इस चीज़ को समझ सकेंगे। जब प्रोसीड ऑफ क्राइम ना यूके की गवर्नमेंट ने या किसी जज ने कहा है, कोई इसके ऊपर जजमेंट नहीं है, एनसीए ने इसके ऊपर नहीं कहा कि ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है, ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो नैब थी उसने कहा कि ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है। ये दो पार्टियों के दरमियान में, एनसीए और मलिक रियाज के दरमियान में एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है। उसके बेसिस पे उस पैसे को वापस लाना था। वो पैसा मलिक रियाज के उस अकाउंट के साथ कभी वो नहीं हुआ, कॉम्पनसेशन के उसमें नहीं आया। वो जो मलिक रियाज ने पैसे देने थे सुप्रीम कोर्ट के मद में, वो उसने वैसे ही देने। ठीक है, फिर इस पैसे बमा सूद के, ये पैसा, ये याद रखें, ये कंसोलिडेटेड फंड्स होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, ये भी गवर्नमेंट का ही पैसा होता है। ठीक, वो पैसा सिंध गवर्नमेंट ने और फेडरल गवर्नमेंट ने क्लेम किया है, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आया है और उसके ऊपर जो टैक्सेस वगैरह सारे आए हैं, वो एफबीआर ने क्लेम किया है। इसमें से एक पेनी कहीं इधर उधर नहीं गया, इमरान खान के अकाउंट में नहीं गया। इसमें मुझे ये बात बताएं, इससे बड़ा झूठ जो इन लोगों ने पूरे अवाम को बताते रहे हैं, इससे बड़ा झूठ क्या? मैं इसलिए कह रहा हूं, ये इद्दत से ज्यादा गंदा केस है, झूठ पर मबनी है। ठीक है जी। अच्छा जी, मंदोखेल साहब, आपका इस पे क्या कमेंट है, ताकि मैं फिर आगे चलूं? डॉक्टर साहब, 1 मिनट मुझे दे दे पहले वाली बात पे, उसके बाद आ रहा हूँ इस खौफनाक जो स्टोरी बता रहे। ट्रंप की पार्टी हमेशा जंगों से दूर रहती थी, और फ़लस्तीन के बारे में ट्रंप ने कहा कि मैं जहन्नम बना दूंगा मशरिक के वस्ता को। ठीक है, आप मुझे बताओ कि ये कहते हैं कि जो बाइडेन की पार्टी जो है ना वो जंगे कराती है, रिजिम चेंज करती है, और वो जो रिजिम चेंज करने की इमरान खान साहब बात कर रहे थे, वो तो डोनाल्ड लू थे,
वो तो सरकारी अफसर है, आज भी है। तो वो तो स्टेट की पॉलिसी थी, और स्टेट की पॉलिसी की वजह से वो अपने एक्ट करते हैं। रिजिम चेंज नहीं, अदम एतमाद की तहरीक के जरिए मैं बैठा हूँ असम्बली में शफाफ तरीके से, और इसी अदम एतमाद की तहरीक बीबी शहीद और शौकत अजीज साहब के खिलाफ हुआ तो नाकाम हुआ, इमरान खान साहब के खिलाफ हुआ तो कामयाब हुआ। बलूचिस्तान की 2 हुकूमतें इस पर खत्म हो चुकी है, कोई ट्रम्प शम के या कोई रिजिम चेंज की बातें नहीं थी। जो अमेरिका को गालियां दे रहे थे आज उन्हीं से माफी मांग रहे या उन्हीं से करे, वो एक अलग स्टोरी है। तो मैं कहता हूँ अल-कादर ट्रस्ट आपने बनाया, कोई शक नहीं है कि आपने एक रूहानी तरबियत किया जो बनाए थे, लेकिन फ्रॉड के पैसों से, चोरी के पैसे से, मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से, मलिक रियाज के पैसों से, जो जुर्माना लगाता, मैं उस केस में खुद बैठा हुआ था सुप्रीम कोर्ट, जो जुर्माना लगाता उस केस में भी फ्रॉड हुआ। साकिब निसाब ने भी फ्रॉड की, झूठ बोला चीफ जस्टिस से। वहां जब हुआ था मलिक रियाज के ऊपर 777 अरब रुपए उसके ऊपर जुर्माना रखा। जब तहरीरी फैसला आएगा तो 772 थे, वहां भी फ्रॉड हुआ, वहां भी उस शख्स ने झूठ बोला। चलो ब्रेक का मुझे कहा, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं। आप थोड़ा पानी पिए खेल भाई, थोड़ा पानी पिए, हौसला रखें, आज बहुत ज्यादा आप गुस्से में हैं। ब्रेक के बाद मिलते, दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप कोई बात करना चाहें, मंदोखिल साहब ने जो गुफ्तगू जितनी भी की, आपने जो बात की मैं उसी को बताना चाहता हूँ। मैं हरगिज़ हम में से कोई इस काबिल नहीं है कि हम अपने आप को उनकी तरह करें, लेकिन एक बात याद रखिए, उन लोगों को आप अपने सामने नमूना रख के उनसे सीखते हैं और कोशिश करते हैं जितना करीब आप उनके जा सके, अपने अमाल के साथ, अपने अमल के साथ, अपने अल्फाजों के साथ उस तरह करें। देखिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, कुफर का निज़ाम चल सकता है। पाकिस्तान में आज जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान में आज नाइंसाफ़ी हो रही है, ये निज़ाम नहीं चल सकेगा। और उसकी वजह यह है कि जब हम अपनी हिस्ट्री में जाकर देखें तो पिछले 50 साल को अगर हम देखें, पिछले 50 साल में 2 हुकूमतों ने इस मुल्क को तबाह किया है, 2 पॉलिटिकल पार्टीज ने तबाह किया है। मैं किसी दिन आपके साथ प्रोग्राम करके बैठूंगा इन हिस्ट्री में, और बेशक मंदोखेल साहब बैठे हो, मैं हिस्ट्री के साथ करके बताऊंगा, एक एक बात बताऊंगा कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा फ्रॉड है ना, वो है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है। इससे बड़ा फ्रॉड पाकिस्तान में आज तक नहीं हुआ। दूसरा सबसे बड़ा फ्रॉड ये है कि वोट को इज्जत दो। इससे बड़ा फ्रॉड, इन 2 बड़े फ्रॉड्स या 2 बहुत बड़े जो आप कहते हैं नैरेटिव्स है, फ्रॉडी नैरेटिव्स है, इनसे बड़ा आज तक कोई नैरेटिव। मैं हिस्ट्री के साथ प्रूव करूंगा, एक एक चीज बताऊंगा कि कब कहां कैसे हुआ। 1962 में कौन कब किसका कैबिनेट का बंदा है, 1967 में किधर हुआ, उसको निकाला गया, 1969 में पार्टी बनी, 1971 में जो जीता था तो पहला 47 की गवर्नमेंट आई थी, फॉर्म 47 के। उसके बाद जब उनसे बलूचिस्तान की हुकूमत नहीं हुई तो पहला मार्च में 1971 का इलेक्शन होता है, दिसंबर में फर्स्ट सिविल मार्शल लॉ लगता है 1971 में। उसके बाद विद इन 6 मंथ्स आपके बलूचिस्तान की असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, और उसके बाद से लेके आज तक बलूचिस्तान वापस नहीं आए अपनी जगह पर। और उसके बाद फिर आ जाते हैं कि वोट को इज्जत दो। बगैर वोट के आए थे और आज भी बगैर वोट के बैठे हुए हैं। किस बात की वोट की इज्जत की बात कर रहे हैं मंदोखेल साहब? अच्छा मंदोखेल साहब, अब पीपल्स पार्टी भी बड़ी आंखें दिखाने लगी है नून लीग को। आप लोग इत्तेहादी हैं और आप लोगों की वजह से विदाउट एनी डाउट नून लीग हुकूमत में है, तो अब आप लोगों की जानिब से सख्त बयानात आते हैं। पंजाब में भी अगर बात की जाए तो वहाँ भी जो आपके गवर्नर हैं और पंजाब हुकूमत है वो अक्सर आमने सामने दिखाई देते हैं। फिर फैसल करीम कुंडी साहब की अगर बात करें, KPK में गवर्नर हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो वो भी हम देखते हैं कि अली मीन गंडापुर साहब के साथ उनकी भी एक लड़ाई चलती रहती है। पीपल्स पार्टी का क्या इरादा है आगे जाके? सिर्फ ये एक किस्म की आंखें दिखाने तक रहेगा, तड़ियाँ लगाने तक रहेगा, या प्रैक्टिकली आप लोग वाकई स्टेप बैक कर सकते हैं, बैकफुट पे जा सकते हैं?
डॉक्टर साहब आप गुफ्तगू का रुख मोड़ना चाहती हो, लेकिन बिल्कुल मैं जरूर चाहती हूँ कि किसी और टॉपिक पे भी बात हो जाए ना सर, बहुत हो गई आप लोगों की बहस एक टॉपिक पे, अब आगे चलते हैं ना। एक दो जुमले मुझे चलें, आप कह रहे पूरा प्रोग्राम ही हम इस पे बात करें, ठीक है चलें जी। जो जानवरों का सुन रहे मैं, जो जानवरों का ज़बान समझने वाला पैगंबर थे, उनसे और शिकार में जंगल में एक शिकारी ने कबूतरी को मारा, कबूतर को मारा। कबूतरी आई, उसके दरबार में फरियाद की है। तो जब पैगंबर साहब ने उसको बुलाया था कबूतर शख्स को, उसने कहा मैं तो मुसलमान नहीं हूँ, मैं तो कोई भी शिकार कर सकता हूँ। तो कबूतरी ने कहा कि हुजूर एक दरखास्त है कि ये जरूर शिकार कर रहे, इसके मजहब में जायज है, मगर कम से कम मुसलमान के लिबादा उड़ के नहीं आए। तो कैसा बस बात इतनी सी है, देखिए आपकी नजर में आपके लीडर बेहतरीन है, उनकी नजर में उनके लीडर बेहतरीन है, लेकिन आपके लीडर पे भी तनकीद करने वाले, अभी हम सवाल उठाएंगे तो 1000 लोग आ जाएंगे, उनके लीडर पे भी तनकीद करने के लिए 1000 लोग आ जाएंगे। तो हर किसी का लीडर उसकी नजर में मोहतरम है, दैट्स इट। और सबके अपने अपने अमाल हैं, सब अपने अपने अमाल के लिए जवाब दें। आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, अपनी अच्छी नीयत के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, बाकी कौम डिसाइड करे, तमाम लोग हैं उनकी अपनी राय। अगर आप अच्छे तरीके से काम करते हैं तो ठीक है, आपकी तारीफ़ करने वाले भी होते हैं और नाक़दीन भी होते हैं, लेकिन कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि सिर्फ मैं मुसलमान हूँ दूसरा मुसलमान नहीं है। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एक दूसरे को मज़हब के हवाले से प्लीज़ तनकीद करना बंद कर दें। कभी गौर करें, किसी आलिम दीन से पूछें कि ये कितनी बड़ी कितना बड़ा गुनाह है कि हम बैठ के किसी को भी कहना शुरू कर दें कि मैं मुसलमान हूँ तुम नहीं हो, तुम्हारे मुँह से इस्लाम की बात अच्छी नहीं लगती। किसी भी आलिम दीन से सब रुजू करके ज़रा पूछें। मंदोखेल साहब, आलिम दीन ये कहते हैं कि जब इस्लाम के बारे में नहीं पता तो न बहस क्या करो। हम मैं तो बहस कर ही नहीं रही, मैं तो यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ। देखिए मैं सिर्फ इतना कह रही, मैं तो कह रही हूँ मुझे नहीं इतना पता। मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करी कि दूसरे को कुफर के फतवे बांटने बंद कर दें सारे। हम ये कहते हैं पीटीआई से कि कोई भी कलमा पढ़ने वाला मुसलमान, चाहे इस्लाम का काम करो या गैर इस्लाम काम करो, जो आपके दिल में चाहे करो, मगर कम से कम अजीम हस्तियों का नाम लेके उनको बदनाम न करो। रियासत मदीना का नाम लेके उसको बदनाम नहीं करो। आपने अपने 3-3.5 साल में जो गुल खिलाया मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये कहना चाह रहे हैं अगर मेरा ईमान कमजोर है, आपको सऊदी अरब के मोहम्मद जो है ना, मोहम्मद ने जहाज से उतार के आपको किया, तो वो आपके लिए इज्जत अफजाई काफी है कि आपको छत्ते जहाज से आपको उतारा कि भाई उतार दो इसको, सबको फारिग कर दो। जरा उसके बारे में ख्याल है कि आपके बारे में दुनिया का क्या ख्याल है, आपके बारे में इस्लामी मुल्कों का क्या ख्याल है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तो पहली इस्लामी कॉन्फ्रेंस की है तारीख में, पहली मरतबा। आखिरी कुछ मिनट चलिए आगे चलते हैं। ऐसा इकबाल साहब ने फरमाया पीआईए के हवाले से, आपने गुफ्तगू उनकी सुनी, उन्होंने कहा जी पीआईए तबाह करने के इल्जाम में पीटीआई के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए और होंगी। बिल्कुल करे। देखिए पीआईए को तबाह करना, मैं आपको बताता हूँ पीआईए को तबाह 2 पार्टियों ने किया है। पीआईए 1985 तक पूरी दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में थी। उसके बाद आगे वोट को इज्जत दो वाले जो बगैर वोट के आए उन्होंने किया। उसके बाद जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ वो 1988 से ऑनवर्ड्स और खासतौर पर 1993 ऑनवर्ड्स, उसमें सारी पॉलिटिकल भर्तियां हुई हैं। ठीक है, जहां पे 200 बंदा होना चाहिए वहां पे इन्होंने 2000 बंदा किया है। उसी तरीके से इन्होंने स्टील मिल का किया है। ये सारी वो चीजें थी जो पाकिस्तान के अंदर वो मतलब ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल चीजें चल रही थी, इन लोगों ने तबाह कर दिया। आप जरूर करो। और ये भी बता देता हूं, मैं इस चीज से जरूर इख्तिलाफ करता हूं कि जिस तरीके से बताया गया था वो शायद तरीका ठीक नहीं था, लेकिन जो बात बताई गई है वो बात सच्ची थी। ठीक है, उसके अंदर पीआईए के अंदर जो पायलट थे, मैंने एक कमेटी के अंदर बैठा हुआ और वहां पे ये बताया गया था कि जो लोग थे उनमें से आधे लोग, जिन लोगों का नाम लिया गया पायलट, उनमें से आधे लोग आज भी गायब हैं। ठीक है जी, चलें जी, वक्त की कमी है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी टाइम सेम चैनल की। जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।